जी, दिव्या रश्मि मैम, कनुप्रिया मिश्रा जी और सभी लोग जो भी इस क्लास में आए हैं, इकट्ठा हुए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 को समझने के लिए, डिस्कस करने के लिए, आप सभी का बहुत अभिनंदन, आभार प्रेषित करता हूँ। तो गाइज अभी हमने कल मैंने आपको डेटा इंटरप्रिटेशन कराया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप में से कई लोग गायब हो गए थे बीच में ही, बट जो लोग लास्ट तक रुके थे तो उनको समझ में आया था, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। करीब 5 प्रश्न हमने कल बनाए थे जो 2024 में आया था। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था डेटा, बट देखने में ही कॉम्प्लेक्स था। जब हमने उसको बनाया तो बहुत आसान था, क्योंकि काफी लोग थे क्लास में, तो उसको सॉल्व हमने किया था लास्ट में सारे ही क्वेश्चंस को। एक तो मैंने होमवर्क दिया था, एक होमवर्क में दिया था, बाकी हमने क्लास में ही किया कर लिया था। तो मुझे लगता है कि सभी को आया था समझ, और बहुत अच्छे से हमने उसको बनाया। और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जो ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही आपको उस टॉपिक में एक्सपर्टीज हासिल करवा सकता है, यानी दक्षता हासिल आपको होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत दूर भागने से नहीं होगा कि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है या देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे से नहीं होगा तो इसको छोड़ दें, ऐसा मत करिए। इट मीन्स मेरा कहने का मतलब यही है गाइस कि आपको जो टफ से टफ टॉपिक है, टर्म्स हैं, उसका भी प्रैक्टिस करना होगा, है ना, रखना होगा। क्योंकि एनटीए जो है अपना लेवल हर एक साइकिल में बढ़ा रहा है। जितने भी साइकिल एनटीए के हो रहे हैं तो अपने लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एनहेंस कर रहा है। तो इसलिए गाइज ये बहुत मतलब आवश्यक हो जाता है कि आप मतलब जितना जटिल से जटिल तैयारी आप करिए। मतलब टफेस्ट जो क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करके जाना है। जो टफेस्ट क्वेश्चन है, जो जटिलतम प्रश्न, हम जिसको कह सकते हैं कि जो जटिल भी नहीं है, जटिलतम है ना, तो उस तरह के प्रश्न को जब आप सॉल्व करके एग्जाम में जाएंगे, तब जाकर के आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा और आपका एग्जाम भी क्लियर होगा। और यही मेरा भी प्रयास रहता है कि इस क्लास के माध्यम से कि आपको टफ से टफ क्वेश्चन भी करवाया जाए और बेसिक चीजें, यानी जीरो से हीरो, जो जीरो यानी बेसिक जो लेवल है, बुनियादी जो इजी क्वेश्चंस हैं वो भी आप करो और टफ क्वेश्चन भी हम करते हैं। तो ये है ना। बाकी आज भी मैं आपको कुछ थियोरेटिकल पोर्शन बताऊंगा, कुछ थियोरेटिकल बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको रिसर्च भी बता रहा था। साथ के साथ हमारा ये 2 टॉपिक चल रहा है साइमल्टेनियसली। तो रिसर्च एप्टीट्यूड भी मैं आपको एक दिन 2 क्लास में नहीं करवाया था, जिसमें आपको मैंने रिसर्च की परिभाषा और रिसर्च के टाइप्स, है ना, रिसर्च के टाइप्स वो भी बताए थे और कई सारे एग्जाम्पल भी बताए थे कि आज के समय में कि कौन से ऐसे विषय हैं जिसपे रिसर्च हो सकता है, कौन से ऐसे विषय हैं जिसपे रिसर्च जो है वो संभव है। ठीक है, तो उसको करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करें गाइस, क्लास स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। तो आप सभी लोग पेशेंस बनाकर रखिए, है ना। क्लास में आप रहेंगे तभी तो आप सीख पाएंगे। पहले गाइस हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमारा आया हुआ है उसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको जो हमारा टॉपिक है जिसको आज हम करने वाले हैं तो उसके तरफ लेकर के चलूंगा, और हम लोग फिर आगे पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, जस्ट वेट। यहाँ पे गाइस आपको कई सारे क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन गाइस बहुत सिंपल है, लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको कह रहा है कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। जो हमारा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है ना, उसका क्या मतलब होता है। इंडक्टिव, दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, एक एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव। तो इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, ये 4 ऑप्शंस आपके पास है और आपको बताना है कि इंडक्टिव का मतलब क्या होता है। यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल, या पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं गाइस जो हर जगह पे हमें मतलब मिलता है। ये एक ऐसा टर्म है। तो क्या लगता है आपको। यूनिवर्सल टू पार्टिकुलर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। यस सर, ऑप्शन बी। यस सर, हाँ, ऑप्शन बी सर। यानी यानी हम कह सकते हैं गाइस कि जो हमारा आगमनात्मक तर्क है। हाँ, माइक को म्यूट करना है, माइक को म्यूट करना है आंसर देने के बाद।
तो हम ये कह सकते हैं गाइस कि जो हमारा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, यानी आगमनात्मक तर्क किसको कहते हैं, जब हम पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल की तरफ जाते हैं। क्योंकि गाइस इंडक्टिव का मतलब समझते हो, इंडक्टिव का मतलब है कि जो नॉलेज आपके पास है उस नॉलेज को यूज करके बड़े नॉलेज की तरफ अग्रसर होना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल आपको आसान एग्जाम्पल देता हूँ इंडक्टिव को समझाने के लिए। मैं कहता हूँ कि राम एक इंसान है, राम की एक समय के बाद मृत्यु हो गई। सीता भी एक इंसान है, सीता की भी एक समय के बाद मृत्यु हो गई। ठीक है, शेरू एक बिल्ली है, उसकी भी एक समय बाद मृत्यु हो गई। इन स्टेटमेंट के आधार पे मैं कहता हूं कि डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी। यानी गाइस चाहे आप इंसान हो चाहे जानवर हो, यानी हमने दो तीन चीजों को ऑब्जर्व किया कि राम एक पुरुष था, उनकी भी एक समय बाद मृत्यु हुई। सीता भी एक पुरुष मतलब महिला थी, यानी इंसान थी, उनकी भी मृत्यु हुई। और शेरू एक बिल्ली है, उसका भी मतलब चाहे आप इंसान हो जानवर हो, अगर आपने पैदा लिया तो यू मस्ट डाई। इसको कहते हैं इंडक्टिव। इसका मतलब गाइस कि जो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस होते हैं ना, हम लोग जो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उन ऑब्जर्वेशन के आधार पे जब हम बड़े ज्ञान की प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा ज्ञान मतलब जैसे हमने कहा कि डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी, यानी मृत्यु क्या है, एक परम सत्य है। तो ये क्या है गाइस, एक जनरल ट्रूथ है, एक सामान्य सत्य है, एक यूनिवर्सल सत्य है, सार्वभौमिक जिसको आप कहते हो। तो इसलिए इंडक्टिव मतलब पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, यानी विशिष्ट से सार्वभौमिक। तो बी इसका आंसर होगा। और अगर यहाँ पे डिडक्टिव पूछता ना तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता। अगर डिडक्टिव पूछता तो जस्ट इसका क्या हो जाता, उल्टा, यानी यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है गाइस कि जैसे असर्शन पहले दिया हुआ है, communication presupposes a shared symbolic environment, a social relationship even among non-participants। यानी जो संप्रेषण में प्रतिभापरक सांकेतिक वातावरण तथा गैर प्रतिभागियों में भी सामाजिक संबंध का पाया जाना पूर्व कल्पित होता है। इट मीन्स गाइस, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी क्लास में एक साथ बैठे हैं और एक साथ बैठ करके संचार कर रहे हैं, यानी मैं अपना नॉलेज इंफॉर्मेशन आपके साथ और आप मेरे साथ साझा कर रहे हो। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो कहीं ना कहीं गाइज एक शेयर्ड सिंबॉलिक इन्वायरमेंट में होता है। और कम्युनिकेशन एक सोशल प्रोसेस है ना। कम्युनिकेशन क्या है, एक सोशल यानी सामाजिक संबंध भी इससे मतलब बोध होता है। ठीक है, यानी संप्रेषण में सांकेतिक वातावरण तथा गैर प्रतिभागियों में भी सामाजिक वातावरण, है ना, सामाजिक संबंध का पाया जाना पूर्व कल्पित होता है। यानी गाइस संचार तभी होगा जब हमारे साथ कई सारे पार्टिसिपेंट जुड़ेंगे, या जो नॉन, मान लीजिए कई सारे लोग क्लास नहीं भी करते हैं फिर भी कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। इट मीन संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से सामाजिक तरीके से, सोशल तरीके से जुड़ सकते हैं। और रीजन दे रहा है कि इट लीड्स ऑफ, है ना, इट लीड्स ऑफ social interaction which in combination with other factors contribute to a sense of community। यानी कम्युनिकेशन से जो है सामाजिक अंतःक्रिया संभव होती है। इट मींस कम्युनिकेशन से क्या है कि हम लोग सोशली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है गाइस कि जो अन्य कारकों के साथ मिलकर सामुदायिक भावना को बढ़ाती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग रोज क्लास करते हैं तो हम लोगों में एक सोशलिज्म भी तो बढ़ता है ना, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी भी तो डेवलप होती है कि हम सभी लोग एक एक हैं, है ना, हम सभी की प्रॉब्लम एक है, हम सभी लोग एक साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं। तो क्या होता है गाइस कि कम्युनिटी का भी सेंस आता है कम्युनिकेशन से ही। क्योंकि जब हम आपस में बात करेंगे तभी कम्युनिटी का यानी कि एक समुदाय का सेंस आएगा कि हम सभी लोग एक समुदाय के लोग हैं, यानी एक साथ हम लोग को खड़ा रहना है किसी भी मुसीबत में। तो क्या लगता है आपको, विच वन इज करेक्ट? A is ए correct. होगा सर। यस सर, ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ए फॉर अमेरिका, क्योंकि दोनों ही ठीक है। जी सर, ऑप्शन ए। क्योंकि दोनों ही गाइस क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है कि जिसको हम काट सके, दोनों ही अपने जगह ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन आपको रीजनिंग का दिया हुआ है कि जैसे रेड को लिखता है 6720, तो बताइए ग्रीन को क्या लिखा जाएगा इस तरह से। अगर रेड को जो है ना 6720 लिखा गया तो ग्रीन को क्या लिखेंगे आप? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस।
लॉजिक लगाइए, बताइए क्या होगा। बहुत इजी है। चलो मैं एक हिंट देता हूं आपको। गाइज आप लोग अपने फिंगर को यूज करके बताइए तो आर कितने नंबर पे आता है। लेटर में से ए पहले पे आता है, बी दूसरे पे आता है, ऐसे ही आर बताइए कितने पे आता है। 18 पे 18 18 पे। बहुत सुंदर। आर कितने पे आता है, 18 पे। तो 18 को जोड़िए होगा, 18 में 2 जोड़िएगा तो 20 होगा। ठीक है। ई कितने पे आता है गाइस, ई कितने पे आता है। 5 सर। 5 5 में भी 2 जोड़िए आंख बंद करके, तो 5 में 2 जोड़िएगा तो 7 होता है, होता है। अब डी कितने पे आता है, बोलिए डी कितने पे आता है, चौथे पे आता है। 4 यस सर। यस सर। तो 4 में 2 जोड़िएगा तो 6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ऑप्शन बी। यस सर। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा इस जैसे आर आर जो है 18वें पे आता है, तो 18 में 2 जोड़िए। देखिए अंतिम में इसको क्या किया है, उल्टा मतलब पीछे से लिखा है। जैसे आर पहले पे है तो उधर लास्ट में लिखा है, तो आर 18 पे आता है तो 18 2 20। ई जो है 5वें पे आता है तो देखिए 5 और 2 7। डी जो है चौथे पे आता है 4 2 6, उल्टा लिखा है मतलब पीछे से आगे की तरफ। ऐसे ही ग्रीन पे भी करो ना। जैसे जी कितने पे आता है देखिए तो, ए बी सी डी ई एफ जी 7वें पे आता है, तो देखो लास्ट में 9 9 हो गया। ठीक है। फिर आर कितने पे आता है, आर तो अभी आप बोले खुद बोले 18 पे, तो 18 2 20। तो 9 के बाद 20 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए और बी में है। ठीक है। सी और डी कट गया, क्योंकि 9 के बाद 20 अगर पीछे से देखोगे। ठीक है। ई देखो कितने पे आता है, ई आता है आपका 5वें पे, तो 5 और 2 7। ठीक है। फिर ई आया 5वें पे, तो 5 2 7। तो ये देखिएगा इस बी करेक्ट हो गया। और एन एन आता है 14वें पे, तो 14 2 16। तो अगर पीछे से आगे की तरफ आइएगा तो आपका बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो गया। ठीक है। समझ में आया कि यस नहीं सर। आया। बना लीजिए पेन पेपर पे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे अगर आप लोग अपने फिंगर पे काउंट करिएगा ना, तो आर जो है ना 18वें पे आता है। आप लोग चाहें तो फिंगर पे काउंट करके देख सकते हो। आर कितने पे आता है, 18th पोजीशन पे। तो 18 2 कितना होता है, 20। तो देखो लास्ट में 20 लिख दिया। ई कितने पे आता है, 5वें पे, तो 5 और 2 देखो 7 लिख दिया। डी कितने पे आता है, चौथे पे, तो देखिए 4 2 6 लिख दिया। अब ऐसे ही ग्रीन पे करो। जी कितने पे आता है, 7वें पे, तो 7 और 2 9। आर कितने पे आता है, अभी आपने बोला 18वें पे, तो 18 2 20। ई कितने पे आता है, 5वें, तो 5 2 7। फिर ई 5वें पे, तो 5 2 7, मतलब प्लस टू करते चलिए। और एन आता है 14 पे, तो 14 और 2 16। तो बी बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा। बस आपको ये है कि आगे से पीछे लिखना है, मतलब उल्टा लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। सर ऑप्शन सी होगा शायद। नहीं नहीं नहीं, बी होगा मैम। सी कहाँ से होगा, जी मैम बी कितने पे आता है, ए कि बी तो सी सर डी ई। 7 पे होता है ना, तो 7 + 2 तो 9 हो गया ए बी शायद। सी डी ई एफ जी। मैम जी तो 7वें पे आता है ना, तो 7 2 9 होगा ना। तो सर सी होगा ना ऑप्शन। नहीं नहीं, ये मैम यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है ना, रेड को उल्टा इन्होंने लिखा है। ये देखिए यहाँ पे रेड को देखिए ना, इन्होंने सीधा नहीं लिखा ना, इन्होंने रेड को उल्टा लिखा है ना। सर ग्रीन वाला बता रही हूँ, ग्रीन का कोड। हाँ ग्रीन का ही मैं बता रहा हूँ। 6 बी कैसे होगा सर। जैसे यहाँ पे एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए। ये आप देख सकते हैं मैम कि जैसे आर आर क्या होता है, 18वें पे आता है ना आर। तो यहाँ पे 20 नहीं लिखा है मैम, यहाँ लिखा है, यानी पहला उल्टा चल रहा है ना। ई ई आता है 5वें पे, तो ये हो गया 5 2 7। सब में +2 करते चलिए। डी आता है कितने पे, ए बी सी डी चौथे पे, तो +2 करते चलिए। ऐसे ही अब ग्रीन भी करिएगा तो ऐसे ही ना करिएगा, जी आर डबल ई और एन। तो ग्रीन जितना पे आता है उसको यहाँ ना लिख के यहाँ ना लिखिएगा। तो जी कितना पे आता है, 7वें पे, तो 7 और 2 9 होगा ना। आर को भी उल्टा चल रहा है ना मैम। आर कितने पे आता है, 18 पे, तो 18 2 20 यहाँ लिखिएगा ना। फिर ई को यहाँ लिखिएगा, तो ई आता है 5 पे, तो ये 7 हो गया। अभी ई को मतलब उल्टा चल रहा है ये। फिर एन आता है 14 पे, तो उल्टा चल रहा है ना, इसलिए उल्टा से आंसर करेंगे ना कि सीधा से, ठीक क्योंकि ठीक रेड सर। है ओके ना, सर। ओके सर। आगे से पीछे चल रहा है मामला। क्लियर है सभी का।
Yes, sir. चलिए इसका आंसर बताइए गाइस। अ हाइपोथेसिस शुड बी कॉन्सेप्चुअली, हाइपोथेसिस को कैसा होना चाहिए? हाइपोथेसिस को कैसा होना चाहिए? C. C होगा Sir, सर। option C. Sir, option C. Sir, C. ऑप्शन सी सर। सरल, C. स्पष्ट और विशेष। बिल्कुल, यानी भैया सिंपल होना Option चाहिए, C, sir. सिंपल होना चाहिए, ऑप्शन क्लियर होना चाहिए। हाँ, सी होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, क्लियर और स्पेसिफिक। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्वयं लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्वयं का नहीं है? ऑप्शन सी। Physical interaction. Sir, C. Option C. ऑप्शन हाँ सी सर। सी Sir, बिल्कुल, option C. क्योंकि स्वयं तो ऑनलाइन सर। एजुकेशन है ना, तो स्वयं तो ऑनलाइन है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स। तो स्वयं तो ऑनलाइन है ना, तो फिजिकल Yes, sir. इंटरेक्शन होती है। Okay, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर बताइएगा। इस below are listed some learners characteristics, identify those that help in effective teaching। यानी नीचे जो है, लर्नर का मतलब क्या होता है? छात्र। लर्नर का मतलब क्या होता है? छात्र। तो नीचे कुछ छात्र के गुण दिए गए हैं, तो आप बताइए कि ऐसा कौन सा गुण है जो कि इफेक्टिव टीचिंग में हेल्प करता है? इनमें से प्रभावी शिक्षण में सहायक तत्वों को पहचानें। Sir, B number. इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इफेक्टिव टीचिंग को मतलब बढ़ाते हैं? जैसे अभी मैं क्लास कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी टीचिंग इफेक्टिव हो, माने आपको ज्यादा समझ में आए, ज्यादा आपको कंटेंट मिल जाए। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट को मदद करते हैं टीचिंग को B बढ़िया होगा बनाने? sir. B. सर ऑप्शन 3, 4 और 5। सबसे पहले हम अगर हम्म क्या होना चाहिए बताइए? डी होना चाहिए, डी फॉर option C. डेनमार्क। D होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। अंतर व्यक्ति संबंध। देखिए दूसरा तो होगा, क्योंकि लर्नर लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी जरूरी है, क्योंकि आपका मानसिक स्तर अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जल्दी समझोगे, जल्दी सीखोगे, जल्दी कैच करोगे। ये तो है। लर्नर का प्रीवियस एक्सपीरियंस को भी हम मान सकते हैं, ठीक है, पुराना नॉलेज भी आपका काम आता है। लर्नर का एक इंटरेस्ट स्टडी में, ठीक है, ये भी मायने रख। तो 2, 3, 4 और 6 है लर्नर व्यू अबाउट द सोसाइटी। तो ठीक है, डी की तरफ जा सकते हैं। बाकी आज के समय में टीचर की सर, रिस्पेक्ट करो ना करो, किसको फर्क पड़ रहा है? हेलो सर, आवाज जा रही मेरी? हाँ हाँ जी मैम। सर 5 है। जी मैम। 5 नंबर। लर्नर लेवल ऑफ द। लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन का मतलब है मैम कि जैसे आप अपने दोस्तों के साथ कैसा रिलेशन रखते हो। जैसे क्लास में मान लीजिए 10 बच्चा है, तो आपस में कैसा आपने 10 के साथ व्यवहार रखा है, तो वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि सर में हम्म, अंतर व्यक्ति नहीं होता है, इंटरपर्सनल रिलेशन की एक बच्चे को टीचर के प्रति। इंटरपर्सनल का मतलब यही हो गया मैम कि आपका टीचर के साथ या आपके दूसरे स्टूडेंट, मतलब आपका दूसरों के साथ कैसा दूसरे में टीचर भी आ गए, आपके जो साथ में स्टूडेंट बैठा है वो भी आ गया, तो आप मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में ही मान लो कि रिलेशन क्या मायने रखता है कि एक अच्छा संबंध होना, कि मेरा आपसे अच्छा संबंध है तभी आप अच्छे से पढ़िएगा। क्या ऐसा है? कई बार होता है टीचर के साथ आपका अच्छा रिलेशन नहीं भी बनता है, फिर भी आप पढ़ लेते हो। तो ऐसे में, क्योंकि वैसे तो देखो 6 का 6 करेक्ट है, कोई भी इसमें गलत नहीं है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें चूज करना है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट में दूसरा तो देखो होना ही होना है। तो दूसरा होने का मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर बी कट गया। फिर आपका ऑप्शन नंबर 3 भी ठीक है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी मायने रखता है, वो भी आपकी इफिशियंसी को बढ़ाता है, क्योंकि पुराना आपका अनुभव है तो ज्यादा सीखोगे आप। तो 2 और 3 ठीक है। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए ना, बिना इंटरेस्ट के क्या सीखोगे आप? तो इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तो 2, 3, 4 भी हो गया। इसके अलावा पांचवा हो सकता है, लेकिन 5 से ज्यादा अच्छा 6 है कि लर्नर्स व्यू अबाउट द सोसाइटी। ये भी हो सकता है, क्योंकि 2, 3, 4 के साथ 5 का यहाँ पे कोई जोड़ा मुझे दिख नहीं रहा, तो 2, 3, 4 और 6 ज्यादा उपयुक्त हम मान सकते हैं। ठीक है, वैसे तो सर एक बार लर्नर, इससे पहले वाला क्वेश्चन दिखाना सर। हाँ हमें दिखा, पहले ये वाला आ गया समझ सभी को? हाँ जी जी जी। हम्म क्योंकि फिर लर्नर रिस्पेक्ट फॉर द टीचर ये भी मायने तो रखता ही है, लेकिन बहुत मायने मतलब
प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। ये वाला क्वेश्चन था मैम, स्वयं वाला। जी सर। जी सर, थैंक यू। चलिए, समझ में आ गया गाइस? हाँ जी सर। जी सर। चलिए। तो गाइस आज मैं आपको कुछ तो थियोरेटिकल पोर्शन बताऊंगा, है ना, रिसर्च बताऊंगा आज मैं आपको। मैंने आपको कई सारे टॉपिक्स जो है, जो बेसिक बातें हैं, जो बुनियादी बातें हैं रिसर्च को लेकर के, वो मैंने आपको बताया था, जो बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में मैं आपको सबसे पहले तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च बताऊंगा कि रिसर्च के कितने चरण होते हैं, उसको हमें किस प्रकार से फॉलो करना है, पहले तो मैं ये बताऊंगा। और उसके बाद जो है मैं आपको क्या बताऊंगा, रिसर्च डिजाइन बताऊंगा, फिर हाइपोथेसिस बताऊंगा। तो 2-3 चीजें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला तो मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टेप ऑफ रिसर्च। कोई भी चीज हम जीवन में करते हैं तो उसका कोई ना कोई स्टेप होता है। अभी आप मान लीजिए कि पीएचडी करना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इसका भी एक स्टेप है। पहले आपने 10th पास किया, फिर 12th पास किया, फिर मान लीजिए ग्रेजुएशन कर लिया, फिर मास्टर्स कर लिया, अब आप नेट की तैयारी कर रहे हो, पीएचडी का भी सोच रहे हो। तो ये एक स्टेप है, स्टेप वाइज आप प्रोफेसर बन गए। इसी प्रकार से जब हम रिसर्च करते हैं, इसी प्रकार से जब हम अनुसंधान करते हैं, तो उसका भी क्या है गाइस, एक डिफाइंड जो है ना स्टेप्स है। डिफाइंड मतलब कि एकदम निर्धारित है कि उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो ऐसे गाइस टोटल 8 स्टेप्स हैं। टोटल कितने चरण हैं? टोटल 8। तो उन 8 चरणों को जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे पहला है गाइस कि रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। क्योंकि आपको पता है गाइस कि रिसर्च क्या है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है। रिसर्च एक क्या है, लॉजिकल प्रोसेस है। रिसर्च क्या है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो ऐसे में गाइस उस व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। रिसर्च क्या है, एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को समझने के लिए इन 8 पॉइंट्स को समझना और इसको फॉलो करना, इसको मानना बहुत जरूरी है। तो पहला स्टेप क्या है गाइस कि अनुसंधान समस्या की पहचान करना। कभी भी आप रिसर्च करते हो ना, तो सबसे पहले हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आती है कि सर किस टॉपिक पे रिसर्च करें, सर मेरा टॉपिक क्या होना चाहिए। क्योंकि इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन बना रहता है, बहुत ऊहापोह की स्थिति कि भाई सर किस टॉपिक पे रिसर्च करना सही रहेगा, कौन सा ऐसा विषय है जिस पे आज से पहले मान लीजिए काम नहीं हुआ। तो अनुसंधान समस्या की पहचान करना ये होता है। जब आप गाइस अपना मान लीजिए कि रिसर्च का प्रॉब्लम ढूंढ लिए कि चलो भाई मैं अब इस टॉपिक पे रिसर्च करूंगी, उसके बाद दूसरा आता है गाइस लिटरेचर रिव्यू। यानी गाइस कि आप मान लो कि जिस भी टॉपिक पे आपने रिसर्च करने का सोचा, तो उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या होता है गाइस कि व्यापक साहित्य का सर्वेक्षण। साहित्य का व्यापक का मतलब समझते हैं, हर एक एंगल से। यानी आपका जो टॉपिक है उसका पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रोस एंड कॉन, मेरिट एंड डिमेरिट, माने हर एक एंगल से, हर एक कोने से जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया मतलब इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मतलब अपने टॉपिक के बारे में हम कहें ईच एंड एवरीथिंग, अपने टॉपिक के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता करना, ये रिसर्च में आपको है। इसी को हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू। ये एक ऐसा टर्म है जिसमें कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या है इसकी, मान लीजिए कि आपने ट्राइबल स्टडी चुना। आपने क्या चुना, जनजातीय, यानी ट्राइबल्स को चुना कि भाई मैं ट्राइबल्स पे काम करती हूँ क्योंकि ट्राइबल पे बहुत काम नहीं हुआ है। तो ऐसे में गाइस ट्राइबल से जुड़ा जितना भी साहित्य है, जितना भी इतिहास है, जितना भी लेखनी है, आप जितना पढ़ सकते हो ना उसको पढ़िए। दैट इज लिटरेचर रिव्यू, कि आपने अपने प्रॉब्लम से जुड़े लिटरेचर को पढ़ा। उसके लिए कई तरह के वेबसाइट्स भी हैं, आपको पता है कई तरह के वेबसाइट्स हैं, एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स आर देयर, जो कि जहाँ पे आप कंटेंट उठा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ सकते हो, वो आपको मदद करेगा। इसके इसके पश्चात गाइस आपको हाइपोथेसिस बनाना होता है। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है गाइस, परिकल्पना। परि माने पूर्व और कल्पना मतलब इमेजिनेशन। इसका मतलब ये है गाइस कि जब आप अपने विषय पे साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आप इस स्थिति में आ जाते हो कि आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम का एक संभावित उत्तर बता पाओ। जैसे मान लीजिए गाइस कि डायबिटीज एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है डायबिटीज। 5 में से एक बंदा डायबिटीज, ठीक है। तो ऐसे में गाइस मान लीजिए कि डायबिटीज पे आपको रिसर्च आप कर रहे हो कि ऐसा क्या कारण है कि आज भारत में 5 में या 10 में एक एक व्यक्ति जो है डायबिटिक है, क्या कारण है। तो गाइस जब आप डायबिटीज का हिस्ट्री पढ़ोगे, डायबिटीज से जुड़े साहित्य को देखोगे, रिपोर्ट्स को देखोगे, फैक्ट एविडेंस को देखोगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार डायबिटीज इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत के अंदर अब खान पान बहुत बदला है पिछले 25-30 वर्षों में।
जहाँ पहले हम लोग फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करते थे, अगर चीनी खाते भी थे तो उतना, मान लीजिए कोई खेती करता था, कोई दौड़ता था, कोई बैलगाड़ी चलाता था, कोई भागता था, उस टाइम बाइक और कार होता नहीं था तो साइकिल ही चलाता था, तो हम जो भी खाते थे उसको डाइजेशन हमारा होता था। लेकिन आज के जमाने में क्या हो गया गाइस कि हम खा तो बहुत रहे हैं, अब तो खाने की वैरायटीज भी बढ़ गई। पहले तो हम लोग गरीब थे, 1990 के दशक में इतना कहाँ हमारे पास वैरायटीज होता था। आज के टाइम पे तो मतलब हमारे घर पे भी 4 तरह की सब्जी बनती है, फिर रात में आप आइसक्रीम भी खा लेते हो, कभी मिठाई खा लेते हो, क्योंकि सब लोग समृद्ध हैं। शादी वगैरह में गए तो नाना प्रकार के डिशेस। लेकिन गाइस उसके डाइजेशन के लिए हम लोग तो कुछ वैसा वर्कआउट करते नहीं, नंबर 1। दूसरा कि ऐसा कोई फिजिकल वर्क भी नहीं है, कोई साइकिलिंग हम लोग कर नहीं रहे। पहले तो साइकिल से ही मान लीजिए जाते आते थे। भारत में क्यों परंपरा रही कि भाई पेट भर के खा लो। जैसे आप आज भी भारत में किसी के यहाँ जाइएगा गेस्ट बन के, तो भारत में आज भी ये परंपरा है। आज भी भारत में मान लीजिए मैं अगर आपके घर आया भूले भटके, तो आप ये कोशिश करोगे कि मैं सर को इतना खिला दूं कि सर जीवन में याद रखें कि यार मैं फलाने के घर गया था तो उन्होंने मुझे इतना खिलाया, इतने प्रकार के व्यंजन खिलाए। ये भारत की संस्कृति है। अगर आपके घर कोई भी गेस्ट आएगा ना, तो आप कोशिश करोगे कि आप कितना प्रकार का व्यंजन बना दो। तो ये भारत की संस्कृति क्यों है? क्योंकि गाइस पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में मान लीजिए कि एक इंसान एक घर में गया, मान लीजिए किसी के घर गया, अब उसने वहां भोजन कर लिया, अब अगला भोजन उसको कब मिलेगा उसको नहीं पता होता था। क्योंकि गाइस पहले ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं था। मान लीजिए कोई अपना ससुराल गया, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि कोई अपने ससुराल गया, अब उस ससुराल में जो है मान लीजिए पेट भर के खा लिया, जहां उसको 5 रोटी खाना है वहां 15 रोटी खा लिया। तो गाइस पहले क्या था? ट्रांसपोर्टेशन नहीं ना था कि भैया आधा घंटा में वापस आ जाइएगा। पहले तो साइकिल था या पैदल लोग चलते थे। तो पैदल चलने का मतलब है कि 10 घंटा लगेगा कि 15 घंटा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसीलिए भारत में ये परंपरा पनपी। भारत में ये परंपरा पनपी कि भाई कोई घर आए तो उसको इतना खिला दो कि कम से कम 1 दिन उसको खाने का भी जरूरत ना पड़े। पर ये पहले ठीक था, लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया गाइस कि अब हमारे पास हवाई जहाज भी है, ट्रांसपोर्टेशन है और खाने-पीने की इतनी उपलब्धता है कि जहाँ जाइए वहीं होटल है। लेकिन संस्कृति तो संस्कृति है, संस्कृति आज भी वही है कि आज भी आपके घर कोई आता है, तो वो अगर 4 कचौड़ी खाता है, तो आप उसको 40 कचौड़ी खिलाने का कोशिश करते हैं कि भैया खा लो। जिस कारण से बहुत तरह की बीमारियाँ हो रही है ना, हम लोग ज़्यादा खाएँगे तो होती है। तो गाइज़ मेरा कहने का मतलब ये है कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है गाइज़ कि आप अपने समस्या का एक संभावित उत्तर, यानी एक जिसको कहते हो ना पॉसिबल आंसर, टेंटेटिव आंसर, वो आपको साहित्य के व्यापक सर्वेक्षण करने के पश्चात पता लग जाएगा कि हाँ भाई मेरे रिसर्च प्रॉब्लम का ये संभावित उत्तर हो सकता है। अगर आप डायबिटीज पे काम कर रहे हो तो डायबिटीज के जो पॉसिबल रीजन है वो आपको पता लग जाएंगे। ठीक है ना? या जो भी टॉपिक हो, मैं कहता हूँ कोई सा भी टॉपिक हो, उसके एक पॉसिबल रीजन आपको पता लगेंगे, वो मान के आपको चलना है। तब जाके चौथा स्टेप आता है गाइस रिसर्च डिजाइन का, यानी शोध की रूपरेखा बनाना। रूपरेखा मतलब क्या होता है? प्लानिंग। किसी भी काम को गाइस प्लानिंग के साथ करोगे ना, तो गाइस धन भी कम लगेगा, मेहनत भी कम लगेगा और श्रम भी कम लगेगा। यानी टाइम, लेबर और मनी, मनी, लेबर एंड टाइम, ये तीनों आपका कम लगेगा और आपका रिजल्ट भी बेस्ट टू बेस्ट आएगा, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट आएगा, बेटर आएगा। जबकि गाइस बिना प्लान प्लान के, बिना योजना के कोई काम करिएगा ना, तो आपका खर्च भी ज्यादा आएगा, आपको मेहनत भी ज्यादा लगेगा, धन भी ज्यादा लगेगा और आपका काम भी बहुत अच्छा नहीं होगा। ये आपने देखा होगा जीवन में कि आप अगर किसी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते हो तो आपको मतलब टाइम, लेबर, मनी तीनों बचता है और रिजल्ट भी बेटर और बेस्ट आता है। तो गाइस रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या है? रिसर्च डिजाइन यही कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, यानी खास करके रिसर्च अगर आप कर रहे हैं ना, तो भैया उसके लिए प्रॉपर एक प्लानिंग आप बना लो, एक प्रॉपर योजना बना लो, उसी योजना के तहत आप काम करो, तभी जाके आपको जो है समय से आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है? तो इसको कहते हैं रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन करने से क्या होता है फायदा? कि आपका समय बहुत ज्यादा बचता है, बहुत समय बचता है, क्योंकि आपको पता है ना कि कब कौन काम करना है। आप अपने लाइफ में भी देखो ना, अगर आप कोई चीज योजनाबद्ध तरीके से करो, देखो कम समय में ज्यादा कर लोगे, और बिना प्लानिंग के करो, देखो समय भी ज्यादा लगेगा और रिजल्ट भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसलिए रिसर्च डिजाइन। तब जाके गाइस आपका पांचवा स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। जब ये आपने कर लिया कि भैया मुझे शोध कैसे करना है, पूरा प्लान और पूरा लेआउट बना लिया, तब जाके डेटा का संग्रह करना। डेटा संग्रह करने का मतलब क्या है गाइस? किताब इकट्ठा कर लो, कुछ जर्नल इकट्ठा कर लो, है ना? आपका जो है एनसाइक्लोपीडिया वगैरह। एक सेकंड रुकिएगा, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड प्लीज।
ठीक है गाइस। तो डेटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप जो है डेटा कलेक्ट करिए। डेटा कलेक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपका जो टॉपिक है उससे संबंधित कुछ किताबें इकट्ठा कर ली, कुछ जर्नल इकट्ठा कर लिया, मैगजीन इकट्ठा कर लिया, जो भी वॉट। तो डेटा कलेक्ट जितना करोगे उतना आपको रिसर्च में मदद मिलेगा। तब जाके छठा स्टेप होता है गाइस डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस मतलब कि अब आप अपने कंटेंट को पढ़िए और देखिए कि आपका रिसर्च में क्या मदद करेगा, क्योंकि हर चीज तो रिसर्च में मदद नहीं करेगा ना। अगर मान लीजिए कि आपने 3 पुस्तकें पढ़ी, तो 3 पुस्तक को पढ़ने के बाद उसका क्रक्स निकालो ना कि मेरे रिसर्च में क्या काम का है। तो दैट इज एनालिसिस, आंकड़ा का विश्लेषण करना। और उसके पश्चात जनरलाइजेशन। जब इतना हो जाता है तब हम क्या करते हैं कि जनरलाइजेशन के फॉर्म में मतलब स्थिति में आते हैं, स्टेट में आते हैं कि हम चीजों को फिर एक्सप्लेन करते हैं इन ब्रीफ। और लास्ट है गाइस रिसर्च रिपोर्ट बनाना या शोध प्रतिवेदन तैयार करना। शोध प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है गाइस कि मान लीजिए आपने रिसर्च किया, तो रिसर्च तो बहुत लेंदी और डिटेल्ड होता है ना, सब्जेक्टिव होता है। मान लीजिए रिसर्च 200-250 पन्ने का होता है जो आपका फाइनल रिपोर्ट आता है। तो 200-250 पन्ना पढ़ने का समय बहुत के पास नहीं होता है। तो ऐसे में रिसर्च रिपोर्ट का मतलब होता है समरी, यानी सारांश। इट मीन्स अगर आपका थीसिस 250 या 260 पेजेस का है, तो आपका रिसर्च रिपोर्ट मुश्किल से 1 से 2 पन्ना का होना चाहिए, जिसको आप कहते हो ना समरी। जैसे मान लीजिएगा इस संविधान अगर आप देखिएगा, तो भारत का संविधान तो मान लीजिए हजारों पन्ना का है, लेकिन जो प्रियम्बल है देखते हो, प्रियम्बल मुश्किल से 2 पैराग्राफ का यानी आधा पेज का है। अगर आपने भारत का प्रियम्बल देखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू प्रोवाइड इक्वालिटी टू इट्स सिटीजन, जो पूरा उसका प्रियम्बल है आपने देखा होगा निश्चित रूप से जो पॉलिटिकल साइंस के बुक में। तो प्रियम्बल तो मतलब आधा पन्ना का है, जबकि संविधान उसी प्रियम्बल पे बेस्ड है। जो भारत का प्रियम्बल है, जो भारत का प्रस्तावना जिसको आप बोलते हो संविधान का, वो मुश्किल से एक से आधा पेज का है, और उसी पे बेस्ड पूरा संविधान हजारों पन्ना का। इन द सेम वे जब आप रिसर्च करिएगा ना, तो उसी प्रकार से आपको गाइस रिसर्च का एक समरी बनाना पड़ेगा मुश्किल से 1 से 2 पेज में, ताकि वो कोई भी पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि आपने अपने थीसिस में, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पे क्या काम किया है ना। 1 से 2 पेज तो कोई भी पढ़ सकता है, पढ़ के उसको पता लग गया कि क्या मामला है अंदर। तो ये गाइस 8 के 8 स्टेप्स हैं। ये आप जो देख रहे हो गाइस, ये 8 स्टेप्स हैं, ये 8 चरण हैं, जिन चरणों को आपको क्या करना है, मानना है, फॉलो करना है, ताकि आप बेटर जो है कंटेंट दे सकें। ठीक है। इसके साथ ही साथ गाइस लिटरेचर रिव्यू एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे मन में आता है, एक दुविधा आती है कि सर लिटरेचर रिव्यू करें तो करें कैसे। क्योंकि लिटरेचर रिव्यू कहना तो आसान है कि भाई अपने शोध समस्या से जुड़े विषयों पे पढ़ लो, कंटेंट इकट्ठा कर लो, लेकिन लिटरेचर रिव्यू कैसे हो सकता है। तो पहला है गाइस कि आप टेक्स्ट बुक कलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए गाइस कि आप टेररिज्म पे काम कर रहे हो, या मान लीजिए आप एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हो, या पॉल्यूशन पे कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज पे कर रहे हो, ठीक है जी, या किसी मान लीजिए कि मल्टीकल्चरलिज्म यानी संस्कृति पे कर रहे हो, तो उससे जुड़ी किताबें लाइए ना, लाइब्रेरी से उठाओ के लाओ, मार्केट से लाओ, या ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह देखो मिल जाए तो टेक्स्ट बुक उठाओ। दूसरा गाइस रिसर्च पेपर। देखिए हर एक विषय से रिलेटेड गाइस कुछ ना कुछ रिसर्च पेपर जो है ना अवेलेबल होता है, क्योंकि गाइस इतने रिसर्चेस हर दिन हो रहे हैं, इतने रिसर्च पेपर हर दिन पब्लिश हो रहे हैं, तो ये निश्चित बात है गाइस कि आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ मसाला आपको मिल जाएगा। बस ये है कि मसाला आपको ढूंढना पड़ेगा। तो रिसर्च पेपर ढूंढो, उसको डाउनलोड करो, वो आपके काम में आएगा। आपको पता लग जाएगा ना कि मेरे टॉपिक पे अभी तक क्या क्या काम हुआ है और आगे क्या संभावना है। इसके साथ ही गाइस जैसे थीसिस और डिसर्टेशन आप पढ़ सकते हो, आर्टिकल पढ़ सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक से रिलेटेड कई सारा आर्टिकल जो है कॉन्फ्रेंस वगैरह में मान लीजिए प्रेजेंट किया जाता है ना, तो अगर कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है और उसमें आपका टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रेजेंट हुआ है पेपर, तो वो भी मान लीजिए कि शोध गंगा वगैरह पे रहता है या एकेडमिया पे रहता है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। ऑडियो वीडियो देख सकते हो, इंटरव्यू जो पुरानी है, जो आपके काम की है। सारी चीजें तो हमारे काम की नहीं होती। अब जो मान लीजिए कि भारत की कृषि व्यवस्था पे काम कर रहा है, तो वो मान लीजिए कि स्पेस के बारे में जान के क्या करेगा। मान लीजिए कि आप भारत के किसानों पे काम कर रहे हो, तो भारत के किसान पे काम कर रहे हो तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। अब इंडियन स्पेस या एरोनॉटिक्स के बारे में पढ़ के या जान के आप करोगे क्या, क्योंकि वो तो आपके रिसर्च का विषय है नहीं। तो इसलिए गाइज जो आपके विषय से संबंधित चीजें हैं ना, इंटरव्यू जो पुराने, मान लीजिए कोई इंटरव्यू दिया हुआ है कोई विद्वान व्यक्ति ने, तो उसको देख सकते हो, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह। तो कई सारी चीजें हैं, ऐसी कई सारी चीजें हैं गाइज जो कहीं ना कहीं क्या कर सकती हैं, आपको मदद कर सकती हैं। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू के नाते। तो सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं यही बोलूंगा कि रिसर्च पेपर पढ़ना ज्यादा नहीं, अगर आप 10-15 रिसर्च पेपर आपको पढ़ना है, अगर आपको कभी भी फ्री टाइम मिलता है ना,
मान लीजिए अभी आप पीएचडी बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत लोग करने की स्थिति में आ रहे हैं, मतलब अभी करेंगे कुछ लोग कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो गाइस सबसे आसान तरीका रिसर्च की इंडस्ट्री में आने का यही है कि रिसर्च पेपर पढ़ो। और बहुत बल्कि रिसर्च पेपर तो फ्रीली अवेलेबल है, शोध गंगोत्री वगैरह पे कई सारे वेबसाइट्स पे फ्री में। आप क्या करो, बस अपने इंटरेस्ट एरिया का एक आध रिसर्च पेपर डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकलवा करके, और 2-3 दिन में पूरा पढ़ जाइए। एक रिसर्च पेपर मुश्किल से 20 से 22 पन्ने का होता है, 15-20 पन्ने का। तो 1 से 2 दिन बहुत है। ऐसे करके अगर आप मुश्किल से, मुझे लगता है अगर 10-12 रिसर्च पेपर भी पढ़ जाइएगा ना, तो आपका एक तो आइडिया लग जाएगा कि रिसर्च पेपर लिखा कैसे जाता है। आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या पैटर्न होता है, कैसे साइटेशन देना है, किस विषय पे हम काम कर सकते हैं। मतलब देखो, पढ़ने से बहुत कॉन्फिडेंस भी आता है और एक अंदाज भी आता है, एक तरीका भी आता है। तो ये एक अच्छा तरीका है, इससे आप लिटरेचर रिव्यू में भी मदद मिलेगा और आप रिसर्च की दुनिया में प्रवेश भी कर पाओगे। क्योंकि कई बार रिसर्च कहना तो आसान है, लेकिन करना उतना ही जटिल है। समझ में ही नहीं आता करें क्या, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, इसी में फंस के रह जाते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है रिसर्च में घुसने का कि आप रिसर्च पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। डेली बेस पे एक रिसर्च पेपर पढ़ो। ऐसे करके अगर आप अपनी एक हैबिट बना लोगे ना, तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा कि मुझे क्या करना है ना? तो ये एक अच्छी चीजें होती हैं। अब गाइस एक एक मैं अब स्टेप ऑफ रिसर्च जब आपको बता रहा था, तो मैंने एक स्टेप नंबर 3 बताया, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना। और मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दिया। जैसे मैंने कहा कि मान लो मैं डायबिटीज पे रिसर्च कर रहा हूँ कि डायबिटीज के क्या क्या पॉसिबल रीजन है, क्यों भैया प्रत्येक 5 में से एक भारतीय जो है वो डायबिटिक है, ऐसा क्यों? तो मुझे इसका एक संभावित रीजन 2-3 ये पता लगा कि भाई आज के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन हो गया, या मान लो हमारा जो डेली रूटीन है, फिजिकल वर्क कुछ हो नहीं रहा, स्पोर्ट्स वगैरह खेल नहीं रहे, अच्छा स्ट्रेस भी बहुत बढ़ रहा है, टेंशन भी बहुत बढ़ रहा है। तो ये सब मिला करके यही रीजन है कि हर भारतीय इन चीजों को मतलब फेस कर रहा है, जिस वजह से डायबिटीज जो है 5 या 10 में से एक इंडियन जो है डायबिटिक है। तो गई इस डायबिटीज को खत्म करने का तरीका यही है कि फिर से साइकिल उठाओ, फिर से फुटबॉल खेलो, फिर से दौड़ भाग करो, खाना पे कंट्रोल करो, उल्टी सीधी चीजें मत खाओ। तो ये व्हाट आई मीन टू से कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है गाइस कि आप जो है अपने रिसर्च प्रॉब्लम का एक संभावित उत्तर ढूंढिए। और वो संभावित उत्तर कैसे मिलेगा? लिटरेचर रिव्यू करने के बाद। क्योंकि आप अपने टॉपिक पे इतना ज्यादा पढ़ लीजिए, इतना ज्यादा रिव्यू कर लीजिए, साहित्य का सर्वेक्षण कर लीजिए कि आपको एक संभावित उत्तर जो है पता लग जाए कि हाँ भैया मेरे प्रॉब्लम का ये संभावित उत्तर है। ठीक है, तो ये होता है गाइस हाइपोथेसिस। अच्छा, हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए? तो पहला तो ये गाइस कि हाइपोथेसिस ऐसा बनाओ जो टेस्टेबल हो। क्योंकि रिसर्च जो है ना पूरा साइंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। और साइंस किसी भी कल्पना की चीजों को नहीं मानता, साइंस जो है इमेजिनेशन को नहीं मानता। साइंस वही मानेगा जिसको प्रूव करोगे। अगर आपका इमेजिनेशन है तो अच्छी बात है, लेकिन प्रूव करो। अगर आप जिस चीज को सिद्ध नहीं कर सकते, साइंस उसको नहीं मानता। अगर आप किसी चीज को सिद्ध करोगे, साइंस उसको मान लेगा। नहीं सिद्ध करोगे, नहीं मानेगा। तो रिसर्च भी साइंस है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए रिसर्च में जो भी हाइपोथेसिस मानोगे ना, तो टेस्टेबल होना चाहिए, जिसपे आप साइंस लगा सको, लॉजिक लगा सको। अब जैसे मान लो कि हम कहते हैं भूत, या हम कहते हैं ना कि कॉस्मिक एनर्जी या पैरानॉर्मल एक्टिविटी, तो साइंस नहीं मानता है। कई बार साइंस नहीं मानता है पैरानॉर्मल को, कॉस्मिक को, बट हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो साइंस तो उसी चीज को मानता है जो उसको दिखता है, जिसके पीछे का लॉजिक है। तो रिसर्च भी वही है। रिसर्च किसी भी ऐसी चीजों को नहीं मानता जिसके पीछे कोई रीजन या लॉजिक आप नहीं दे पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका हाइपोथेसिस ऐसा बनाना कि टेस्टेबल हो, उसके पीछे साइंस आप दे सको, रीजन दे सको। और दूसरा बात ये कि सामान्य से विशेष की ओर, जिसको आप इंडक्टिव कहते हो, सामान्य या डिडक्टिव भी हम कहते हैं, सामान्य से यानी जनरल से पर्टिकुलर। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको गाइज, देखिए दुनिया में कई तरह की चीजें फैली हुई हैं, पसरी हुई हैं, लेकिन आपको उसको क्या करना है? संगठित करना है, व्यवस्थित करना है। किसी एक टॉपिक पे रिसर्च करिएगा ना, तो 50 तरह का बात आपको पता लगेगा, लेकिन उन 50 चीजों को समझ करके एक आपको उत्तर निकालना है। मान लीजिए गाइज कि कोई कोई बीमारी है, तो एक बीमारी का तो हम कहते हैं ना, एक बीमारी का 1000 दवा। बट गाइज कौन सा दवा ऐसा है जो खिलाने से एकदम आप ठीक हो जाइएगा? वही ना रिसर्च है। अगर एक बीमारी किसी को होता है, तो देखते हो 100 लोग 100 तरह का दवाई बताता है, लेकिन ऐसा दवा जो बिल्कुल एकदम सटीक है, तो दैट इज रिसर्च। कि भाई सामान्य से विशिष्ट की ओर जाइए। मतलब कि चीजें तो बहुत पसरी हुई हैं, किसी एक टॉपिक पे नाना प्रकार की बातें हैं, लेकिन उसको समझ करके कुछ ऐसा सॉल्यूशन दो कि भैया काम का हो। बल्कि और उसको कंफ्यूजन में मत डाल दीजिए कि 100, मान लीजिए एक बीमारी का 100 इलाज है, तो आप 101वां इलाज मत दीजिए। आप ऐसा इलाज दीजिए जो सबका सब पे भारी हो, जो सभी समस्या का एक समाधान आप दो। ये रिसर्च होता है ना। और आपका हाइपोथेसिस ऐसा हो जो भाई आपके प्रॉब्लम को जस्टिफाई करे।
ठीक है। और हाइपोथेसिस में क्या होता है ना कि वेरिएबल्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा चर। हमेशा ध्यान रखिएगा इसकी रिसर्च में हम लोग वेरिएबल्स को फोकस करते हैं। वेरिएबल मतलब समझते हैं, पॉसिबल रीजन। जैसे मैंने डायबिटीज बोला, कैंसर बोला, या कोई भी, मान लीजिए कि भारत में किसान की हालत पे कर लो काम। तो गाइस कोई भी प्रॉब्लम का ना एक रीजन कभी नहीं होता। किसी समस्या का जो है ना अनेकों कारण होता है। समस्या एक, कारण अनेक। समस्या एक, कारण अनेक। तो अनेकों कारण, जो मल्टीपल रीजंस है ना, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। तो मल्टीपल रीजंस को हम क्या कहते हैं जानते हैं? वेरिएबल। रिसर्च की दुनिया में मल्टीपल रीजन को क्या कहा जाता है? वेरिएबल्स। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इसकी रिसर्च आप जब भी करोगे ना तो मल्टीपल रीजन को निकाल के लाओ सामने, ये बहुत जरूरी है। और हाइपोथेसिस कैसे निकाल सकते हो? कई बार ये मन में प्रश्न आता है कि सर परिकल्पना तो आपने बता दिया, पर परिकल्पना बनाए कैसे? ये तो बहुत टफ है। कि सर प्रॉब्लम आया नहीं कि आप उत्तर मांग रहे हो, रिसर्च प्रॉब्लम देखा नहीं कि हम क्या उत्तर दे देंगे। तो ऐसे में गाइस परिकल्पना बताने से पहले 2-4 चीज ध्यान में रखिएगा। नंबर 1, स्टडी ऑफ लिटरेचर, जिसको मैं कह रहा हूं लिटरेचर रिव्यू। तो गाइज अपने समस्या पे जब आप साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण करेंगे ना तो खुद ब खुद आपको गाइज एक इनर कॉल आएगा कि भैया मेरे प्रॉब्लम का ये टेंटेटिव आंसर हो सकता है। तो सबसे जरूरी है गाइज कि अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड साहित्य को पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो। साहित्य पढ़ने का मतलब है रिसर्च पेपर पढ़ना, थीसिस पढ़ना, किताबें पढ़ना, अपने टॉपिक से मिलता जुलता। दूसरा है गाइज साइंस लेड थियरी को पढ़ो ना, अपने टॉपिक से रिलेटेड साइंस पढ़ो। कल्चर यानी संस्कृति को जानो। देखो कल्चर में भी कई तरह के आंसर छिपे हुए हैं गाइज। आज देखिए आयुर्वेद हमारा कल्चर ही है ना। आयुर्वेद जो है वो भारत का कल्चर ही तो है। आप देखते हो आयुर्वेद में हर तरह का दवाई है, हर तरह का समाधान है। बड़ी से बड़ी बीमारी आज मान लीजिए पंचकर्मा और आयुर्वेद का कई सारा ऐसा थेरेपी है जो ठीक कर रहा है। तो कल्चर को जब आप पढ़ोगे ना तो कल्चर में आपको बहुत तरह का आंसर मिलेगा गाइस। तो कल्चर को भी देखो आप। अच्छा पर्सनल एक्सपीरियंस, मान लीजिए एक व्यक्तिगत अनुभव है, ऐसे लोगों से मिलो जो मान लीजिए जो ऑलरेडी पीएचडी हैं, जो ऑलरेडी मान लीजिए प्रोफेसर हैं या विद्वान लोग हैं, उन लोगों से मिलोगे, उनका अनुभव लोगे तो बहुत तरह का समाधान आपको मिल जाएगा बिना पढ़े। क्योंकि जब आप अनुभवी लोगों से मिलोगे ना तो वो कुछ ना कुछ आपको ऐसा बता देंगे कि आपको लगेगा कि यार इसके लिए तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ता। तो अनुभवी लोगों से मिलो, उनसे बातें करो, है ना। जब गाइस हम लोग हाइपोथेसिस के टाइप्स पे आते हैं ना तो टोटल हाइपोथेसिस का 6 प्रकार होता है। जब आप देख भी सकते हो हाइपोथेसिस का टोटल 6 प्रकार होता है। जैसे पहला तीन मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल हाइपोथेसिस यानी साधारण परिकल्पना, दूसरा कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस यानी जटिल परिकल्पना, और तीसरा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस यानी सांख्यिकी परिकल्पना। तो नॉर्मल ये जितने भी हाइपोथेसिस है ना गाइस ये वेरिएबल पे आधारित होते हैं। जो हाइपोथेसिस होता है ना ये किस पे आधारित होता है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब समझते हैं, मल्टीपल रीजंस। जैसे मान लिया कि भारत में गरीबी का रीजन क्या क्या है कि शिक्षा की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, धन की कमी, सरकार की योजना में कई तरह के लूप होल्स। तो इसको कहते हैं वेरिएबल, कि एक समस्या का कितना कारण आप बता सकते हो। तो जितना कारण बताइएगा दैट रीजन बिकम वेरिएबल। और हाइपोथेसिस जो है ना पूरा का पूरा वेरिएबल बेस्ड है। तो नॉर्मल हाइपोथेसिस क्या होता है? नॉर्मल हाइपोथेसिस का मतलब होता है गाइस कि जब आप किसी समस्या का मैक्सिमम 2 कारण बताते हो। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि डायबिटीज का मुझे कोई रीजन बताओ, तो आपने क्या किया? डायबिटीज का बस 2 रीजन मुझे बताया कि सर एक तो ये है कि भाई लैक ऑफ फिजिकल गेम्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और दूसरा है कॉन्स्टिपेशन, या आपने कह दिया कि भाई बैड फूड हैबिट्स। ये 2 तो जब गाइस हम किसी प्रॉब्लम का मैक्सिमम 2 रीजन ढूंढते हैं और उस पर काम करते हैं ना तो डेट इज नॉर्मल हाइपोथेसिस। कि एकदम सिंपल हाइपोथेसिस कि हमने एक रिसर्च प्रॉब्लम उठाया और उस रिसर्च प्रॉब्लम के मैक्सिमम 2 रीजंस हमने पता लगाए और उसी पे थीसिस लिख दिया, उसी पे रिसर्च कर दिया। डेट इज नॉर्मल, क्योंकि नाम ही इसका नॉर्मल है। जबकि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है गाइस? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम के मल्टीपल रीजन पे आप जाते हो, एकदम अंदर तक घुस जाते हो। अगर मैंने आपको एक प्रॉब्लम दे दिया, देश की गरीबी, देश की बेरोजगारी, देश की आर्थिक व्यवस्था, देश की का कृषि व्यवस्था, या देश का कानून। अब गाइस इस प्रॉब्लम का मतलब एकदम कहते हैं ना कि चिट्ठा पुर्जा सब खोल देना, कि एक एक छोटे छोटे कारणों को भी आपने निकाला कि देश में कानून अगर बिगड़ रहा है तो उसके छोटे छोटे क्या क्या कारण है, छोटे और मोटे हर तरह के कारण को आप, दैट इज कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स क्या है गाइस? बहुत डिटेल होता है। कॉम्प्लेक्स क्या है? डिटेल होता है, लेंदी होता है। एक एक छोटे छोटे भी हम लोग नब्ज को पकड़ते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो कॉम्प्लेक्स। और स्टैटिस्टिकल क्या होता है गाइस? सांख्यिकी। सांख्यिकी मतलब समझते हैं, संख्या आधारित। तो ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि सांख्यिकी खास करके मैथमेटिक्स में आता है, या इकोनॉमिक्स वगैरह में जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि भाई अब आपको मान लो समस्या गणित आधारित है, तो हाइपोथेसिस भी तो गणित आधारित बनाओगे।
अगर मान लीजिए कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम ही मैथमेटिकल है, तो भैया उसका समाधान भी तो मैथमेटिकल होगा ना, संख्या आधारित होगा, तो डेट इज स्टैटिस्टिकल। ठीक है। इसके अलावा गाइस और भी 3 टाइप है, जैसे वर्किंग हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है। तो ये है 3 और। जैसे वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होता है? वर्किंग हाइपोथेसिस का मतलब होता है गाइस कार्यकारी परिकल्पना। ठीक है। कार्यकारी परिकल्पना का मतलब क्या होता है? कार्यकारी का मतलब होता है गाइस, जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, कि हम लोग कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि किसी प्रॉब्लम को मान लीजिए कि, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम का एक इमीडिएट हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए होता है। जैसे मान लो कि आप किसी बड़े समस्या का समाधान ढूंढने निकले हो, किसी बड़े समस्या का समाधान, भारत की कृषि व्यवस्था ये बड़ा समस्या है। तो जब किसी बड़े समस्या का समाधान हम लोग ढूंढने निकलते हैं ना, तो बीच में कई सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जैसे राम जब अयोध्या गए, तो राम का लंका जीतना ये फाइनल सॉल्यूशन था। राम लंका को जीत लें और रावण को मार दें, वध कर दें, ये फाइनल सॉल्यूशन था। लेकिन गाइस राम को लंका जाते टाइम छोटे छोटे कई सारे प्रॉब्लम्स आए। जैसे लक्ष्मण मूर्छित हो गए, फिर उनको सेना इकट्ठा करना था, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते करते और लास्ट में लंका पहुंचे, रावण का भी वध हुआ। लेकिन रावण का वध होना वो एकदम अंतिम है। तो ऐसे में गाइस जब आप रिसर्च करिएगा ना, तो इसी प्रकार से गाइस छोटे छोटे प्रॉब्लम्स कई सारे आते हैं, क्योंकि रिसर्च क्या है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो तो उन छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए भी आपको क्या है, कई बार हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है। जब आप रिसर्च करेंगे, और रिसर्च एक क्योंकि एक टाइम टेकिंग एक लंबा प्रक्रिया है, तो उस पूरी लंबी प्रक्रिया में कई बार छोटे छोटे जगह पे आप फंस जाएंगे। तो उन छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने हेतु आपको वर्किंग हाइपोथेसिस यानी एक ऐसी परिकल्पना बनानी है जिसका समाधान निकला और आप फिर आगे बढ़ गए। तो वर्किंग हाइपोथेसिस मतलब कि जो समस्या रिसर्च के दौरान जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके समस्या का समाधान के लिए हम लोग वर्किंग हाइपोथेसिस, इसलिए इसका नाम है कार्यकारी परिकल्पना, कि छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व किया और जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, हाइपोथेसिस को हमने खत्म कर दिया, भूल गए। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वर्किंग, जिसको कहते हैं ना तत्कालीन, कि काम है तो कैसे करके निपटाओ और आगे बढ़ो, तो वर्किंग हाइपोथेसिस। ठीक है। तो ये गाइस 4 प्रकार हैं। यही था आज के क्लास में। जब हम कल मिलेंगे तो और भी इसके और भी जो टाइप्स हैं या रिसर्च के और भी जो टॉपिक्स हैं, उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। चर्चा हमारी डिस्कशंस वगैरह जो है वो चलेगा, है ना। आज के लिए इतना ही। आज हमने रिसर्च एप्टीट्यूड को देखा और इसमें हमने रिसर्च के स्टेप्स को देखा, जो हमारा शोध का चरण है उसको हमने देखा, और उसके साथ ही साथ हमने जो है हाइपोथेसिस को भी पढ़ा। हाइपोथेसिस परिकल्पना, उसको भी हमने देखा, पढ़ा, जाना, चर्चा किया। तो कल मिलेंगे तो आगे की बात हम करेंगे। ठीक है। बाकी आप सभी से गाइज ये रिक्वेस्ट है कि आप, क्योंकि हमारा ये नया बैच है, स्टार्टिंग से सब कुछ करा रहा हूँ, आपके सर्कल में जिनको भी यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, भटक रहे हैं, परेशान है, कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, अंधकार नजर आ रहा है, डार्कनेस लग रहा है भाई यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें, क्या छोड़ दें, समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज उनको कनेक्ट करिए क्लास के साथ, उनको कनेक्ट करिए। क्योंकि आप सभी लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, स्कूल में तो बड़ा ग्रुप होता है सभी का। मेरा भी अपना सर्कल है, आपका सभी का अपना सर्कल होता है। तो सर कोई DI ऐसा वाला क्लास कैसे कराएंगे? डीआई कराऊंगा मैम, कल कल फिर कराऊंगा। साइमल्टेनियसली मैं चला रहा हूँ, अभी रिसर्च और डीआई चल रहा है हमारा। तो सर सब DI से डर लग रहा है। डरना जरूरी है ना मैम। अगर आप नहीं डरेंगे तो भगवान की पूजा करेंगे। मैंने पीछे भगवान को क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि मैं डरता हूँ कि मेरे परिवार में सब लोग सुरक्षित रहें, मेरे पास धन का स्रोत बना रहे, मेरी नौकरी बनी रहे। जिस दिन इंसान डरना छोड़ देगा, उस दिन भगवान का मतलब उस दिन भगवान का पूजा नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से अगर आपका डीआई से डर खत्म हो जाएगा तो आप हमको पहचानिएगा। इसीलिए डर बने रहना चाहिए। बाकी उस डर को समाप्त मैं करूंगा विद टाइम, थोड़ा समय लगेगा, बट वो डर खत्म हो जाएगा मैम। तो इसलिए डर डर लग रहा है, ये अच्छी बात है। डर लग रहा है, इट मीन्स आप पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपको डर नहीं लगेगा, तो आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है आपको डर लग रहा है, इट मीन्स कि आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। आपने किया होगा कोशिश, फिर आपसे नहीं बना होगा तो आपको डर लगा होगा कि क्या होगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। तो ये डर आपका खत्म हो जाएगा मैम, 1 हफ्ता 10 दिन, है ना। जब आप थोड़ा डीआई बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो हो जाएगा वो। इसलिए चिंता मत करिए मैम, बस क्लास में रेगुलर रहिए, बने रहिए। पेपर 1 की चिंता छोड़ दीजिए, पेपर 1 की चिंता मैं करता हूँ। आप लोग बस क्लास में रेगुलर रहिएगा मैम। 100 दिन, मेरा 100 दिन का स्ट्रेटजिक प्लान होता है। आप जिस दिन से भी क्लास में जुड़ते हैं, 100 दिन आइएगा ना, तो पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा।
जिस दिन भी आप क्लास में जुड़े हैं उससे गिनती का 100 दिन आइएगा तो आपका पूरा सिलेबस आपका साइकिल में मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बुलंद अपने कॉन्फिडेंस को रखिए, बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा पेपर 1। सर थैंक यू। देखिए हमारे जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको समाज में गलत तरीके से लिया जाता है। जैसे एक शब्द है लोभ, हम कहते हैं ना कि वो बड़ा लोभी है, हम कहते हैं स्वार्थ। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको भारतीय संस्कृति ने समय के साथ बहुत गलत तरीके से प्रसारित किया। लोभ क्या है? हम आप कहते हो ना कि सर बड़े लोभी हैं, या मैं कहता हूँ कि वर्षा मैम ना बहुत लोभी हैं, प्रीति मैम जो है ना बड़ी स्वार्थी हैं, सारिका मैम जो है ना ये बड़ी मतलब ये हमेशा लोभ से। तो गाइस जब आप चिंतन करेंगे ना तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं गाइस जो हमें आपस में एक दूसरे से जोड़ के रखता है। आप देखिए कि हमारे घर में, परिवार में, मित्र में ये बहुत नेचुरल चीज है। स्वार्थ का मतलब क्या होता है? स्व का अर्थ, यानी जब आप खुद को पहचानते हो। मान लीजिए कि मेरा स्वार्थ मतलब कि जब आपने खुद को पहचाना। स्व मतलब क्या होता है? सेल्फ। अर्थ का मतलब होता है अपने आप को पहचाना, यानी आपका क्या महत्व है, आप क्या समाज को सर्व कर सकते हो, आप में क्या ऐसा चीज है जिससे कि लोग आपसे जुड़ेंगे। और लोभ का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि लोभ का मतलब क्या है कि भाई अब आपको मेरे से लोभ है कि सर मुझे पढ़ाएंगे, तो आप मेरे से जुड़े हो। जिस दिन ये लोभ खत्म हो जाएगा उस दिन आपको लगेगा यार क्या सर के क्लास में जाना है, बेकार की बातें होती हैं। तो ये लोभ हो गया। ये कुछ ऐसी चीजें गई जो हमें जिंदा रखता है। जिस दिन ये चीजें खत्म हो जाएगा उस दिन हम साधु हो जाएंगे ना। साधु मतलब हो जाए उस स्थिति में चले जाएंगे कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष, फिर मोक्ष की प्राप्ति। तो अपने लस्ट को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको गलत तरीके से प्रचारित किया गया कि लोगों को लोभी नहीं हो। लोभी होना चाहिए। आप जितना लोभी होइएगा ना जीवन में उतना बढ़िएगा। जितना स्वार्थी होंगे आप, स्वार्थी मतलब इन पॉजिटिव सेंस कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे ये हासिल करना है, तो उसके लिए आप फिर अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ोगे। अच्छे लोगों से जुड़ोगे फिर आपको रास्ता मिलेगा, है ना। तो ये बहुत मतलब आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। आप लोगों को भी लगता होगा सर कैसे कैसे चीजों को, बट मैं कभी कभी इन चीजों का चिंतन करता हूँ। तो ये साहित्य की दृष्टि से आप देखेंगे तो ये बड़ा मतलब जरूरी है। अब मैं आजकल क्या देखता, हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। आज के समय में देखिए कि जो हमारा जो जनरेशन है, हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। हमें लगता है ठीक है यार, छोटा मोटा नौकरी मिल गया या कुछ भी ऐसा हो गया, रोटी दाल की व्यवस्था हो गई। तो इससे क्या होता है गाइस, आप देखोगे कि आप इसी में रह जाते हो। लेकिन जब आपका स्वार्थ होता है कि भाई मुझे कुछ बड़ा हासिल करना है, आपका लोभ होता है कि नहीं मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ लैंडमार्क सेट करना है, तो जितना ज्यादा आपके अंदर लस्ट होगा सक्सेस पाने का या नेम फेम, जो भी लस्ट हर तरह का होता है, तो उतना आपको मतलब लगेगा कि यार नहीं इतना नहीं, अभी और हासिल करना है। तो इन चीजों को यानी कहते हैं ना कि हमेशा अपने अंदर एक बच्चा को रखना, यानी भले ही आपकी उम्र बड़ी हो रही है, हम सभी लोग बड़े हो रहे हैं समय के साथ, लेकिन आपके अंदर एक चुलबुलापन कि नहीं मुझे हासिल करना है, मुझे नई नई चीजों को अचीव करना है। जीवन में इतना में ही नहीं रुकना है, इतना ही नहीं, मेरा डेस्टिनी यही नहीं था, मुझे और आगे जाना है, मुझे और नई नई चीजों को जानना है, एक्सप्लोर करना है, रिसर्च करना है, और नए लैंडमार्क सेट करने हैं, अचीवमेंट। ये होना बहुत, जिस दिन आप बहुत समझदार हो जाएंगे, समझदार तो वैसे हैं ही सब लोग, बट गाइज जिस दिन आप वास्तविकता में आपको लगेगा यार ठीक है भाई, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग, एक होता है ना कॉम्प्रोमाइजिंग, कि ठीक है नहीं मिला तो नहीं मिला, ईश्वर ने यही लिखा था मेरे तकदीर में। उस दिन आप देखोगे कि चीजें मिलनी बंद हो जाती हैं। फिर चीजें मतलब सक्सेस, नए अचीवमेंट्स, फिर आप रह जाते हो उतने में ही। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है गाइस कि हम सभी के अंदर एक बच्चा, एक छोटा बालक, मतलब एक बच्चा वाला चुलबुलापन होना चाहिए, एक स्वार्थ होना चाहिए, आगे बढ़ने की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि नए नए कैसे हम लोग माइलस्टोन, लैंडमार्क सेट करें, नए अचीवमेंट्स करें, बहुत जरूरी। और आप सभी में है तभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बट ये चीजें हम में जिंदा रहनी चाहिए मरते दम तक। तभी आप नई नई चीजों को सीखने भी की एक तत्परता भी रहती है और नई नई चीजों को अचीव भी करते हो, है ना। हेलो सर। हेलो जी मैम। हाँ बताइए बताइए, मैं सुन पा रहा हूँ मैम। हेलो सर, नमस्कार। बोल रहा हूँ सर, नॉर्मल हाइपोथेसिस थोड़ा सा बता पाएंगे? मैम नॉर्मल हाइपोथेसिस का मतलब होता है साधारण परिकल्पना। साधारण का मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैम कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। रिसर्च प्रॉब्लम है आपका मान लीजिए कि इंडियन एग्रीकल्चर, कि भारत में कृषि, मतलब भारत में कृषि बदहाली है,
इतने किसान हैं फिर भी इतनी उपज नहीं होती हमारी। तो आपने क्या किया मैम कि किसी एक प्रॉब्लम का ज़्यादा से ज़्यादा 2 कारण ढूँढा। एक तो ये कि वेदर जो हमारा बारिश है वो समय से नहीं होता। तो एक तो कृषि व्यवस्था का बदहाल होने का एक कारण क्या है कि अनसीज़नल रेन या लेस रेन, मतलब बारिश ज़्यादा होती नहीं। दूसरा क्या है? दूसरा आप कह सकते हो कि भई हमारे पास बहुत सारे मशीनरीज़ नहीं है, जो विदेशों में हैं। तो मशीन नहीं है तो आज भी लोग बैलगाड़ी और कुदाल से खेती करते हैं, तो कहाँ से इतना उपज हो पाएगा? तो इसको कहते हैं नॉर्मल हाइपोथेसिस। मतलब क्या होता है मैम कि किसी प्रॉब्लम का आपने मैक्सिमम 2 वेरिएबल फाइंड आउट किया और इन्हीं 2 वेरिएबल पे आपने क्या किया, पूरे अपने फाइंडिंग्स को कर दिया। तो दैट इज़ नॉर्मल, मतलब साधारण परिकल्पना। नॉर्मल जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम भी है कि आपने अपने रिसर्च प्रॉब्लम पे ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए, आपने ऊपर-ऊपर मतलब फ्लोटिंग लेवल पे अपने प्रॉब्लम का मैक्सिमम 2 वेरिएबल ढूँढा और उसी पे आपने क्या किया, अपना राइट अप कर दिया। ठीक है, सरुनीता मैम? ओके सर, थैंक यू। हुँ। आज मैं अपने जीवन में हाँ, कुछ बोल रहे हैं? बताइए फिर मैं भाषण दूँगा। मैं सर एक चीज मैं पूछना चाह रही थी, जैसे आप हुँ, कहीं भी जाते हैं तो आप बहुत चीजें ऑब्जर्व करते हैं अपने एक्सपीरियंस से। तो आज आप जो वक्फ बोर्ड का जो मतलब आप गए थे, तो वहाँ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपने क्या क्या चीजें सीखी, वो थोड़ा सा डिस्कस करते आज हैं तो अच्छा लगेगा वैसे हम भी हाँ, जानेंगे। मैं वही उसी पे आने वाला था। अच्छा हुआ आपने उठा दिया ये बात। वैसे तो मैं भारतीय संसद कई बार मतलब बाहर से गया हूँ, अंदर मैं आज तक गया नहीं था, जो सही बात यही है। बाहर से तो कई बार जाता हूँ, पर अंदर जाने के लिए बहुत हाई सिक्योरिटी है। आज जीवन में पहली बार मैं अंदर गया और अंदर में सदन की कार्यवाही में मैं बैठा था, क्योंकि मेरी पास वगैरह बनी थी आज। तो जीवन में पहली बार मुझे मौका मिला और सोनिया गांधी, ये लगा लीजिए कि सोनिया गांधी आज मेरे से उतनी ही दूर बैठी थी जितनी दूर मान लीजिए कि आपकी माताजी, जब आप अपने पेरेंट के साथ बैठते हो कितना दूरी मेंटेन करते हो, 10 मीटर 15, उतनी दूरी पे आज सोनिया गांधी को बैठी थी। फिर आपका मल्लिकार्जुन खड़गे, अमित शाह, जेपी नड्डा जी और आपके जितने भी मिनिस्टर्स हैं सारे, क्योंकि आज वक्फ बोर्ड का था तो सब लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे राज्यसभा में, ऑल वर प्रेजेंट। तो वहाँ पे मौका मिला बैठने का। तो एक तो अनुभव ये रहा कि पास से देखा तो ऐसा लगा कि यार ये मैं भी कर सकता हूँ। जब आप जब आप चीज़ों को टीवी पे देखते हो तो लगता है बड़ी चीज़ है। जब आप टीवी पे मोदी जी को, अमित शाह को या सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को जब टेलीविज़न पे लगता है यार ये तो बड़े लोग हैं। यहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं? बड़े लोग हैं, बड़ी चीज़ें हैं, हमारे बस की बात नहीं। पर आज मैंने जीवन में पहली बार मतलब सदन की कार्यवाही देखी, जो आज तक टीवी में या न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगता था। तो पहली बार जीवन में मौका मिला कि मैं मतलब बैठा सदन के अंदर और मैंने देखा। तो एक अनुभव तो ये रहा कि मुझे लगा कि यार ये हमारे जैसे ही लोग हैं। ऐसा मुझे लगा कि ये हमारे जैसे ही लोग हैं, बट इन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके आज देश में मंत्री है, कोई मान लीजिए सांसद है या कोई बड़े पद पे है, कोई वाइस, जैसे जगदीप धनखड़ भी थे जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, वही तो राज्यसभा के हेड तो वही होते हैं ना। तो जगदीप धनखड़ भी थे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अभी इंडिया के। तो एक तो ये अनुभव हुआ कि जीवन में इन चीज़ों को भी पाया जा सकता है अगर आपके पास एक रणनीति हो, संयम हो, एक प्रॉपर आपके पास चैनल हो, मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो ईश्वर की कृपा हो, ईश्वर की कृपा भी बड़ी ज़रूरी है, तो पा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि अ, ऐसा लग रहा था कि जैसे नहीं होता कि जो ग्रुप डिस्कशन हम लोग करते हैं ना, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग क्लास में बैठे हैं, तो मैंने कोई बात बोला, फिर सारिका मैम ने कुछ क्रॉस कट किया, फिर सरोनिता मैम, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे टीवी में देखते हैं तो लगता है ना कि भाई कि एकदम चल रही है कार्य, बट वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि सब लोग बड़े चिल होके बात कर रहे हैं आपस में। जैसे जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, है ना? आप में से कई लोग मध्य प्रदेश के हैं तो उनको जानते होंगे, ज्योति सिंधिया। तो सिंधिया जी का आज चल रहा था। सिंधिया जी ऐसा लग रहा था कि मतलब आपस में ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो बड़ा ही अद्भुत वो नज़ारा था, बहुत अद्भुत था और बहुत ऐसा था कि जीवन का मेरा पहला अनुभव था वो। तो ऐसा लग रहा था कि मैं और भी दिन वहाँ मतलब वहाँ बिताऊँ और भी मुझे मौका मिले बैठने का। वक़्त तो ख़ैर एक बहाना था, तो वो हालाँकि पास हो गया आज तो, लोकसभा से कल हो गया था, आज राज्यसभा से हो गया। तो बहुत अच्छा अनुभव था। मुझे ऐसा लगा कि इन चीज़ों में हमें जाना चाहिए अगर मौका मिले और हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही है ना कि देखो रोटी-दाल तो चल ही रहा है सबका। जैसे मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ या जहाँ पे आप नौकरी करते हो, तो देखो सामान्य जीवन तो सब जी रहा है कि आप 30 दिन काम करते हो, फिर 30 दिन बाद एक सैलरी आपको मिलती है, उससे आपका दाल, रोटी, नमक आता है। ये तो सब लोग का चल रहा है, बट इसके अलावे कुछ अगर आप कर रहे हो, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अपने जीवन से समय निकालना, समय निकाल के आप इन्वेस्ट करते हो इन चीज़ों पे, फिर आपको
आसान नहीं है ना अपना जगह बनाना, अपना जगह बनाना किसी ऐसे जगह पे कि आपको ऐसे जगहों पे मौका मिले, सबको तो मिल नहीं सकता। मुझे मौका इसलिए मिला क्योंकि मैं यहाँ वर्किंग बॉडी का मेंबर हूँ। जो दिल्ली की बीजेपी की पूरी टीम है जिसमें सीएम रेखा गुप्ता वगैरह सब कुछ है, तो उस टीम का मैं मेंबर हूँ, वर्किंग बॉडी का। ये बहुत आप लोग को गर्व होना चाहिए कि जो व्यक्ति आपको पढ़ाता है हर दिन, जो सामान्य व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो दिल्ली में दिल्ली की सरकार है उसका वर्किंग बॉडी का मेंबर मैं भी हूँ, मतलब एक सदस्य के नाते मेरा भी नाम है। इसलिए कोई भी ऐसा बड़ा कार्यक्रम होता है तो मेरे नाम से पास अभी मैं दिखाता भी हूँ, जस्ट वेट करिए, मैं आपको अपना जो मेरा पास बना वो मैं दिखाता भी हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो जो भी मतलब कहने का मतलब ये है गाइस कि मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको पता लगेगा कि किस तरह का पास वो बनता है। कि मेरे भी हालांकि ये पहला एक्सपीरियंस था लाइफ का कि मैं सदन की कार्यवाही में मतलब रहा। तो ये देखिए मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हो गाइस, ये जो पूरा बना है ना, ये देख रहे हो राज्यसभा यहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर राहुल मिश्रा 3 अप्रैल 2025। तो ये एक पूरा एक पास बनता है, बिना इसके आप अंदर नहीं जा सकते। तो ये बिल्कुल वहाँ जो आपका केंद्रीय सचिवालय जिसको आप सेक्रेटेरिएट कहते हो ना, भारत सरकार से जहाँ से काम होता है, तो वहाँ से ये प्रॉपर ये पास बनता है। इस पास को बनाने में बड़ी कठिनाई है। ये एक ऐसा पास है कि इसको बनाना बहुत आसान नहीं होता है कि ये बन जाए, बहुत आसान नहीं होता, बड़े रिकमेंडेशंस के बाद ये बनता है। तो ये फाइनली मतलब बना, तो मैंने मौका नहीं चूका, मैं गया। तो बहुत अच्छा अनुभव था, मैं यही बोलूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये कोशिश करूंगा कि एक दिन आप लोगों को भी जो जो दिल्ली में रहते हैं, एटलीस्ट जो दिल्ली के मेरे छात्र हैं, तो मैं एक दिन पार्लियामेंट विजिट के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अपने जो मेरे दिल्ली के स्टूडेंट हैं 10-15, तो मैं उनके लिए किसी के रिकमेंडेशन में पास बना के हम लोग सब जाके एक बार पार्लियामेंट विजिट कराऊंगा आप लोगों को। जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हमारे दिल्ली के हैं, तो उन लोगों को एक दिन मैं पार्लियामेंट का मैं पास बनवाता हूँ सबके नाम पे, आधार कार्ड वगैरह लेके आपका, और हम लोग पार्लियामेंट चलेंगे, एक दिन देख के आएंगे, है ना, कि कैसा है, क्या मतलब चलती है वहाँ बातें। वहाँ के कैंटीन में भोजन भी करेंगे साथ में बैठ के। तो ऐसा करेंगे, करना चाहिए। मुझे लगता है ऐसी एक्टिविटी करने से हम लोगों का एक अच्छा रिलेशन भी बनता है, आपस में एक अच्छी समझ भी बैठती है, और कुछ नया सीखने को भी मिलता है। तो करेंगे बहुत जल्द, ऐसा मेरे दिमाग में है कि अपने जो मेरे स्टूडेंट जो दिल्ली या आसपास रहते हैं, जो आ सकते हैं, तो उन लोगों को बहुत जल्द मैं पार्लियामेंट टूर करवाऊंगा भारतीय संसद का, है ना। देखो प्रयास से ही तो होता है ना जीवन में। देखिएगा इस हम लोग बहुत छोटे इंसान हैं, बहुत निचले स्तर से मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर। तो प्रयास करते रहने से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। तो बहुत प्रयास करे, जो बहुत प्रयास करता है उसी को ना कुछ मिलता है। जो बहुत प्रयास नहीं करेगा, बहुत सारे एफर्ट्स नहीं लगाएगा, तो उसको क्या मिलेगा। तो इसलिए प्रयास तो हमें करना चाहिए जोरदार। जब आप जोरदार प्रयास करते हो तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बेहतर मिलेगा। और श्री कृष्ण जी ने कहा भी है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म तो करना चाहिए ना, कर्म करना है, फल पता नहीं क्या होगा, है ना। तो यही है गाइस, काफी अच्छा मतलब मेरा एक्सपीरियंस था, काफी अच्छा था। ऐसा मुझे लगा कि मुझे मतलब जाना चाहिए ऐसी कार्रवाई में, बहुत नॉलेज भी मिलता है और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलता है। और ऐसे लोग मिलते हैं जो मतलब आपको लगेगा कि आप इंस्पायर्ड होंगे, आपको लगेगा कि यार मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ बड़ा हासिल करना चाहिए। बड़े बड़े अधिकारी वहां मिलेंगे आपको, मिनिस्टर्स मिलेंगे जो देश को चला रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन लोगों को आप देखोगे अपनी आंखों से। हो सकता है बात बात भी करने का मौका मिले, फोटो लेने का मौका मिले। फोटो तो चलो छोटी चीज है, बट बात तो बहुत अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन मिलता है जब आप अपने से सक्सेसफुल लोगों से मिलते हो, जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, 10 टाइम्स ज्यादा सक्सेसफुल है। तो उन लोगों से तो प्रेरणा ही ना मिलेगी। ऐसा लगेगा कि यार हम भी कुछ ऐसा करें, कुछ तो हो हमारे साथ भी, कि हम भी, हमारे भी रिकमेंडेशन पे किसी का काम हो, किसी की मदद हम कर पाए। तो ये चीज है।
क्योंकि देखिए इन चीज़ों को क्या होता है ना कि जब आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, तो आपको प्रेरणा मिलती है। मैंने अपने लाइफ में मैं बहुत ऑब्ज़र्व करता हूँ चीज़ों को और कई बार मैंने देखा है कि समाज में प्रॉब्लम है, पुलिस किसी की सुन नहीं रहा, प्रशासन में क कहीं एमसीडी